Good morning, children. I, Sneha Tripari, welcome you in Shishuvan online classes. Today we are going to continue our revision class of class 5th and with chapter? Chapter number 1. Yes. So, in the previous lecture what we have talked about? हमने किसकी बात कर ली थी? हमने बात करी थी कि plants हमारे life में कितना important है. Then we have talked about that the new plants can be grown by the seeds. Then we have talked about the germination and then last we have talked about the dispersion of seed with the agents. हमने 4 agents देखे थे. कौन-कौन थे? Water, wind, your animal and explosion. Yes, यहाँ तक हमने कर लिया था. आज आप पेज नंबर 12 पे आ जाएं. ठीक है? पेज नंबर 12 पे बेटा चूज द करेक्ट आंसर. चूज द करेक्ट आंसर्स दिए हुए हैं आपको. वो पहले हम सॉल्व कर ले. ठीक है? बुक एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है द डेवलपमेंट ऑफ द सीड इनटू अ सीडलिंग. है ना? खुद से सोचे, अगर सीड से सीडलिंग हो रही है, उस प्रोसेस को हमने क्या कहा था? हाइबरनेशन कहा था क्या? नहीं. फिर बडिंग कहा था? नो. थर्ड ऑप्शन व्हाट इज दैट? जर्मिनेशन. सो द आंसर इज germination. Good. Now come to the next question. What it is? Air, moisture and seed, water and warmth are necessary for germination of seed. कौन जरूरी है? Air, moisture, seed कि पानी और warmth? तीनों चाहिए ना? Air, moisture and seed. So your first one, that is air, moisture, seed. This is the answer. Now come to the third. Seed of cotton are dispersed by water. हाँ, पानी से होता है. Wind और explosion. Cotton की बात हो रही है. पानी से होता है क्या? नहीं, इसमें तो हमने कोकोनट पढ़ा था. Then explosion से होता है? नहीं, हमने pea in a pot पढ़ा था. Then only left wind. So answer will be wind. Come to the fourth question. Some plants like rose grow from roots, leaf, stem cutting. तो बताएं, रूट से होता है? रोज का प्लांट उगता है क्या? फिर आपका लीफ से? नहीं, ब्रायोफिलम था. Then stem cutting. Yes, the answer is stem cutting. है ना? लिख लो इसे. टिक कर लो, यानी लिखो नहीं, अपनी ही बुक में टिक कर लो, क्योंकि आपकी बुक से हम रिवीजन कर रहे हैं. लेक्चर तो हमने सारे सुन लिए थे, अच्छे से देख भी लिए थे और आपने याद भी कर लिया होगा. है ना? चलो, टिक कर लिया ये आंसर्स. आगे बढ़े. आगे बात करते हैं हम हमारा क्रॉप एंड वेजिटेबल. किसकी बात कर रहे हैं हम? क्रॉप एंड वेजिटेबल. क्रॉप एंड वेजिटेबल. सो अब आप मुझे बताएं क्रॉप क्या है? क्रॉप्स मैडम आपने बताया था कि जो बल्क में अगर कोई फूड आइटम उग रहा है, यानी कि उसकी ग्रोथ करवा रहे हैं इन अ बल्क लेवल, दैन इट इज अ क्रॉप. है ना? वो चाहे वेजिटेबल्स हो सकता है, वो फ्रूट्स हो सकता है, वो सेरेल्स हो सकता है, वो पल्स हो सकता है. तो क्रॉप में ये सारे आइटम्स आते हैं जो फूड आइटम्स हैं. है ना? और वेजिटेबल आपको पता ही है, ब्रिंजल है, ओनियन है, बहुत सारे नाम हैं. बताएं जल्दी से 5 नाम गिना दें. क्या? जल्दी से. पोटैटो, लेडी फिंगर, ब्रिंजल, देन योर स्पेनिश. और जल्दी से एक बता दें. जल्दी. टमाटो. ठीक है? सो दीज आर द वेजिटेबल्स. प्लांट ऑफ वन काइंड ग्रो इन अ पर्टिकुलर एरिया. ये मैं डेफिनेशन आपको लिखा चुकी हूँ कि एक पर्टिकुलर एरिया में कोई क्रॉप ग्रो करे किसी रीजन में बल्क लेवल में, दैट इज कॉल्ड क्रॉप. ये नहीं कि आपने आंगन में 2-4 झाड़ लगा दिया, मान लो 10 लगा दिया, तो दैट इज नॉट कॉल्ड क्रॉप. वो क्रॉप नहीं कहलाएगा. ठीक है? आगे बढ़े. Farmers grow
रबी क्रॉप्स में बेटा मैंने क्या क्या एग्जांपल्स बताए थे? वीट, ग्राम, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? आपके रबी क्रॉप्स के हैं, ठीक है। और इट्स ग्रोन फ्रॉम नवंबर, ये कब ग्रो करता है? नवंबर टू अप्रैल, दैट इज कॉल्ड रबी क्रॉप्स। और रबी क्रॉप्स को हम कहते हैं विंटर क्रॉप्स। इट नीड लेस अमाउंट ऑफ वाटर, रबी क्रॉप्स को कम पानी चाहिए, इसीलिए वो नवंबर टू अप्रैल क्या करते हैं? ग्रो करते हैं अपने फूड आइटम्स को, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड विंटर क्रॉप। विंटर क्रॉप क्योंकि ये विंटर सीजन में होता है, इसीलिए इसको विंटर क्रॉप कहा जाता है। नाउ कम्स टू द खरीफ क्रॉप। अब इसमें बहुत सारा पानी रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए ये इसके एग्जांपल्स क्या हैं? राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, ठीक है। और राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, ये सारी जितनी हैं ये दे आर कॉल्ड एज खरीफ क्रॉप। और ये कब होती है बेटा? ये आपकी होती है जून टू अक्टूबर। कब होती है? जून टू अक्टूबर, ठीक है। इसमें पानी की रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए इसे खरीफ क्रॉप कहा जाता है। इसमें राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, ये सारे आइटम्स आप लिख सकते हैं। कब होता है बेटा? जून टू अक्टूबर। आप कैसे याद करोगे? जून से आपकी छुट्टी स्टार्ट हो जाती है ना, जून से मई, जून यानी स्कूल भी स्टार्ट हो जाता है 15 या 17 डेट से। तो जब आपका स्कूल स्टार्ट हो रहा है तब आप याद कर लो कि हाँ, दशहरा और दिवाली के तक कौन सा क्रॉप चलता है? खरीफ क्रॉप चलता है। कैसे याद करोगे? जब हमारा स्कूल खुलता है तब, यानी कि जून से अक्टूबर, दशहरा तक, दिवाली तक ये खरीफ क्रॉप को ग्रो करते हैं। और अगेन आपको ये तो याद ही रहेगा, नवंबर से अप्रैल यानी कि आपका जब गर्मी मार्च अप्रैल आता है तब तक ये कौन सा ग्रो करते हैं? रबी क्रॉप्स। यानी जब छुट्टी पास में आने लगती है दैट इज रबी क्रॉप्स फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। ऐसे याद करोगे तो याद रहेगा मंथ, ठीक है। और इसके एग्जांपल है वीट और ग्राम। डन? ये हम कर चुके हैं, ये सिर्फ मैं आपके ग्रुप के डिस्कस कर रही हूँ। उस समय मैंने आपको थोड़ा और ज्यादा डिटेल से बताया था, अभी सिर्फ आपके बुक्स के पॉइंट्स रीड आउट कर रही हूँ, ठीक है। ओके, वेजिटेबल्स, कुछ वेजिटेबल्स भी हैं लाइक कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, बीन्स, पी ग्रो ड्यूरिंग विंटर। विंटर सीजन में ही आपका क्या क्या वेजिटेबल्स होता है? बीन्स होता है, आपका कॉलीफ्लावर्स, देन आपका कैबेज, ये सारे विंटर सीजन्स में होते हैं। वहीं आपका समर सीजन में क्या होता है? समर सीजन में क्या होता है? समर सीजन में ब्रिंजल, pumpkin and gourd grow in summer. gourd भी किसमें होता है? समर में। विंटर में आपका बीन्स है, देन आपका रेडिश है, कैबेज है, ये सारी चीजें विंटर में ग्रो करती है। और समर में ब्रिंजल, पंपकिन, गोर्ड, ये कब ग्रो करता है? आपका समर में। आया बेटा ये पॉइंट समझ में? इसके बाद आगे बढ़ते हम। डिफरेंट प्लांट्स नॉट ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड सीजन बट आल्सो रिक्वायर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल। यस, सीजन तो इसे चाहिए ही चाहिए। ये विंटर सीजन लिख दे रही हूं मैं यहाँ पर क्योंकि वो रबी क्रॉप को बताया था, ठीक है। ये विंटर सीजन। अब सीजन को छोड़कर, विंटर सीजन और समर सीजन को छोड़कर हमें वेजिटेबल को ग्रो करना है तो हमें क्या रिक्वायरमेंट है? हमें रिक्वायरमेंट है सॉइल की भी, है ना। हमें रिक्वायरमेंट है सॉइल की भी। ये समझ में आ गया? इसको मिटा रही हूं मैं, ठीक है।
सैंडी सॉइल में, सैंडी सॉइल में, ठीक है, सैंडी सॉइल में जहां सैंड की मात्रा, पानी बिल्कुल पास हो जाए। इरिगेट पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। कौन से एग्जाम्पल है इसके? पंजाब और उत्तर प्रदेश। जो आपका ज्वार बाजरा है, ज्वार जो बाजरा है वो बेटा कैसा होता है? वो भी सैंडी सॉइल में ग्रो करता है, वो भी सैंडी सॉइल में ग्रो करता है, ठीक है। और ये ज्वार और बाजरा मेनली कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, राजस्थान, ये पंजाब, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। एक पंजाब में पाया जाता है और एक राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। कौन? व्हीट आपका पंजाब है, ज्वार बाजरा आपका राजस्थान है। कॉटन ग्रोस वेल इन द ब्लैक सॉइल। यस, कॉटन के लिए क्या चाहिए? ब्लैक सॉइल। कॉटन किसमें ग्रो करता है बच्चों? ब्लैक सॉइल में, काली मिट्टी में। एक बार देखो फिर से, राइस और जूट क्ले सॉइल में करता है क्योंकि बहुत सारा पानी को होल्ड करता है, इसीलिए सबसे अच्छी मिट्टी वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। वहीं वीट की बात करें, वीट की बात करें तो ये सैंडी सॉइल में उगता है, जो कि अच्छा है पंजाब में, पंजाब में मेनली पाया जाता है। ज्वार और बाजरा जो है वो आपका सैंडी सॉइल, अगेन यहाँ लिख दो सैंडी सॉइल, जो कि राजस्थान में पाया जाता है। और जो आपका कॉटन है वो ब्लैक सॉइल में पाया जाता है, ठीक है। इसे आप नोट डाउन करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो आप लिख सकते हैं और जल्दी याद हो जाएगा। पैराग्राफ में ढूंढने बैठोगे तो थोड़ी सी मुश्किल होती है, जब मैडम टू द पॉइंट समझाती है तो जल्दी आ जाता है ना। तो लिख ले आप इसे, मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, है ना। ये सारी बात हम कर चुके हैं एक बार, है ना। कॉटन ग्रोज वेल इन द ब्लैक सॉइल ऑफ द सेंटर वेस्ट इंडिया, है ना। सेंटर जो बीच का है, वेस्टर्न इंडिया, वहां पर कॉटन ज्यादा ग्रो किया जाता है। कहां पर बताएं? आपके इस तरफ, वेस्ट साइड में, ये ईस्ट और इधर वेस्ट। मैप याद था ना, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट। क्या क्या है वहां पर? गुजरात और ये सब है। तो सेंट्रल जो बीच में मध्य पार्ट है वहां ये ज्यादा होया जाता है, जैसे कि मध्य प्रदेश, ठीक। आपका टी प्लांट नीड मॉइस्ट सॉइल एंड ग्रो ऑन द स्लोप ऑफ हिली एरिया लाइक आसाम, नीलगिरीज एंड दार्जिलिंग। यस, जो टी प्लांट है, जो आपका टी प्लांट है वो हिली एरिया में पाया जाएगा। क्यों? जैसे कि दार्जिलिंग है, आपका आसाम है, नीलगिरीज है, यहाँ पर टी के प्लांट ज्यादा ग्रो होता है क्योंकि ये मॉइस्ट एरिया रहता है और पहाड़ी एरिया पे ये अच्छे से ग्रो कर जाता है। वहीं कोकोनट, कोकोनट कहाँ होगा? कोस्टल एरियाज में, जो कि आपको पता है कहाँ है? केरला में, है ना, केरला में एंड गोवा, केरला एंड गोवा, ठीक। इसके बाद आगे बात करें, मेज ग्रो वेल इन ड्राई सॉइल। मेज आपका कहाँ ग्रो करता है बेटा? मेज आपका ग्रो करता है ड्राई सॉइल में, सूखी मिट्टी में, ठीक है। सूखी मिट्टी में कौन ग्रो करता है? आपका मेज। प्लेन ऑफ द हिल्स, ड्राई सॉइल, प्लेन ऑफ हिल्स, हिल्स में पर जहां सूखा हो वहां मेज ग्रो करता है। फिर आगे बढ़े, ओनियन एंड ग्राउंडनट। ओनियन यानी प्याज और ग्राउंड
Kerala and Goa. Then come to the maize. Maize में कैसा चाहिए? ड्राई सॉइल चाहिए इन हिली प्लेन्स ऑफ हिली एरिया जहाँ ड्राई हो. ओनियन और ग्राउंडनट्स में ड्रेन वाटर चाहिए जहाँ पानी रुके नहीं, बट इट शुड बी अ सैंडी सॉइल. यस, देन द ओनियन एंड ग्राउंडनट ग्रो. आगे बढ़े. योर लास्ट सेकेंड लास्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर लिख लिया इसको? लिख लो फटाक से. ये जो एक्सप्लेनेशन है बेटा, ये पॉइंट वाइज आप रफ कॉपी में या आपकी फेयर कॉपी में इतने पेजेस तो रहते हैं. हमने साइंस की कॉपी पिछले बार भी देखी थी, बची थी पीछे पेजेस, है ना. तो एक्सप्लेनेशन डालकर आप ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिख सकते हो. इससे आपको बुक नहीं खोलनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बुक से भी और उसके डिटेल में भी पढ़ा रही हूँ. रिवीजन में मैं आपके बुक को ले रही हूँ और लेक्चर में आपके डिटेल को ले रही हूँ, है ना. एग्रीकल्चर. Yes, the plants grow in a large scale. Crop भी वहीं पर entire population के लिए जो हुआ, यानी the plant grows for the entire population that is called agriculture. ऐसे प्लांट्स जो पूरी पॉपुलेशंस के लिए लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हो, दैट इज कॉल्ड योर एग्रीकल्चर. ठीक है, इसको टर्म दे दिया. क्रॉप प्रोडक्शंस को पूरी पॉपुलेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल. फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट आर एडेड टू द सॉइल. अब बेटा एग्रीकल्चर में आपके कुछ मेथड्स हैं. क्या क्या मेथड्स हैं इनको डिस्कस एक बार कर लेती हूँ मैं, फिर मैं बताती हूँ. सबसे पहले आप क्या करते हैं? सीड डालते हैं. क्या डालते हैं आप? सीड. सीड नहीं डालते, पहले आप प्लगिंग करते हैं. क्या करते हैं? प्लगिंग करते हैं. प्लगिंग के बाद उसमें सीड डालते हैं, है ना. सीड डालने के बाद आप क्या डालते हैं इसमें? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. फिर इरिगेशन करते हैं. फिर जो अनप्लांटेड होते हैं वीडिंग करते हैं. वीडिंग से आप क्या हटाते हो? अनप्लांट्स को हटाते हो वीडिंग प्रोसेस से. फिर आप क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, फिर विनोइंग, देन स्टोरिंग. अच्छा, इसमें इरिगेशन के बाद आपका एक और आता है क्या? पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स. वीडीसाइड में लिख लो, ये यूज कर. ये क्या क्या होते हैं मैं आपको बता देती हूँ. एग्रीकल्चर इतनी लंबी प्रोसेस होती है बेटा, बहुत मेहनत लगती है. कैसे? आप पहले धरती जमीन को खोदते हो. बिना खोदे तो उसकी सॉइल कड़क रहेगी, लम्स रहेंगे, टूटेंगे नहीं. नीचे का जो मैन्योर है वो ऊपर आएगा नहीं, पोर नहीं होगा, तो पानी नहीं मिलेगा, बीज बह जाएगा, है ना. तो आप प्लगिंग करेंगे. फिर आराम से उसमें क्या देंगे? सीड डालेंगे, बीज डालेंगे, है ना. बीज डालने के बाद अब झाड़ को लगाना है तो हमको उसको खाना देना है. मैन्योर दिया मैंने, फर्टिलाइजर दिया. तो इसमें मैन्योर के कुछ नाम बताए हैं,
जैसे आपके मैन्योर सॉइल इंक्रीजेस द प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर लाइक, फर्टिलाइजर्स के नाम दिए सॉरी, यूरिया, सुपर फॉस्फेट, अंडरलाइन कर लो, पेज नंबर 12 पे ही दिया है एग्रीकल्चर पे, सेकेंड पैराग्राफ। यूरिया, सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट एंड नाइट्रेट्स आर एडेड टू द सॉइल। ये क्या है आपके फर्टिलाइजर्स है, ठीक है। हाउएवर सम फर्टिलाइजर्स आर हार्मफुल। अब जैसे आपने मैन्योर, मैन्योर क्या होता है, कंपोस्ट पिट जानते हो ना, आप कचरा डालते हो उसमें, ठीक है, आप कचरा डालते हो और उसको ढक देते हो। चलो यहाँ तक समझ में अच्छे से आया, इसको लिखो, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको देखती हूँ, कंटिन्यू देखती हूँ, पहले आपका टाइम। इस एग्रीकल्चर प्रोसेस को हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर